तो अभी की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जिस मुलाकात का इंतजार किया जा रहा था वो मुलाकात हो गई है और आज बहुत ही खुशनुमा माहौल में ये बातचीत हुई। पिछली बार जैसा कि आप लोगों ने देखा था तू मैं की स्थिति हो गई थी, लेकिन इस बार ऐसा लगा कि बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और कहा यह गया कि वार्ता के जरिए समाधान निकलेगा। नेहा पंत, मैं आपके पास आना चाहता हूं, जरा मुझे बताइए अमेरिका में इस वक्त किस बात की चर्चा चल रही है? जो पुतिन के साथ बैठक हुई ट्रंप के, क्या किसी परिणाम तक पहुंच रहे हैं? आज की चर्चा भी आपने सुनी है। देखिए, अमेरिका में एक बहुत मेजर सेंटिमेंट जो अमेरिकन पब्लिक, आप अमेरिकन मीडिया को किनारे रख दीजिए, क्योंकि अमेरिकन मीडिया का जो मेजॉरिटी, स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया का एक मेजॉरिटी पोर्शन है, वो इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा कंट्रोल माना जाता है। लेकिन अमेरिकन जनरल पब्लिक में यहाँ पर वॉर के खिलाफ बहुत ही स्ट्रांग सेंटिमेंट्स हैं, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो, चाहे वो रिपब्लिकन हो या फिर इंडिपेंडेंट्स हो। तीनों ही धड़ों ने ट्रंप को इलेक्ट करने के पीछे, जो इस बार बहुत सारे डेमोक्रेट्स भी जिन्होंने पाला बदला, उन्होंने ट्रंप को इसीलिए वोट डाला क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता ये थी कि अमेरिका इन गैर जरूरी युद्ध में कूदना बंद करे और अपने को किनारे करे इन युद्ध से, क्योंकि अमेरिका के पास ऑलरेडी बहुत सारे अपने खुद के इश्यूज हैं और जितना पैसा, जितने रिसोर्सेज ये यूक्रेन को युद्ध में दे रहे हैं या फिर चाहे इजराइल को ही आप ले लीजिए युद्ध में दिए जा रहे हैं, उसके खिलाफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा है आम अमेरिकी जनता में। और ट्रंप का जो एक बहुत कोर बेस है, जिसको हम मागा कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनमें ये बहुत स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं सेंटिमेंट है एंटी वॉर को लेके। तो वो तो इस कोशिश में थे कि भाई किसी भी तरीके से ट्रंप पहले फुर्सत में आके इस वॉर को एंड करें। लेकिन देखा गया कि जैसे ही ट्रंप सत्ता में आए तो उनके सुर कुछ बदले। पहले जो स्टीव विटकॉफ है, जेडी वांस है, तुलसी गैबर्ड है, जो कि बहुत ज्यादा एंटी नियोकॉन है, यानी कि एक तरीके से आप धड़ा इनको मान सकते हैं। ये लोग एक तरीके से ज्यादा इन्फ्लुएंस में थे ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में, और ट्रंप का एक स्ट्रॉन्ग जो आप कह सकते हैं टोन था, वो था एंटी वॉर, यानी कि हमें युद्ध से अलग होना है। लेकिन कुछ समय बाद टॉम कॉटन, लिंडसी ग्रैहम का धड़ा हावी हो गया, जिसके बाद आपने देखा चाहे वो ईरान पे P2 बॉम्बर से बॉम्बिंग की गई। और लेकिन आज की जो मुलाकात हुई है उसका क्या हासिल है वो भी हम समझना चाह रहे हैं। हमारे साथ पूरा मेहमानों का पैनल मौजूद है, लेकिन उससे पहले नीश आचार्य, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप डेमोक्रेट लीडर हैं, आपको आज की इस मुलाकात का कुछ हासिल नजर आता है? और दूसरी बात ये कि ट्रंप आज बाइडेन को लेकर बड़े ऐसा लगा कि गुस्से में हैं, भ्रष्टाचारी तक उन्होंने कह दिया और यहां तक कह दिया कि ये जो युद्ध है उन्हीं की वजह से है। So I'm having a little bit of trouble with the sound, but I'll answer generally what I can. I think what President Trump just said about President Biden was completely incorrect. I think he doesn't like President Biden, and so he made some outrageous claims about the election. The fact is that the Biden administration not only correctly predicted the invasion of Ukraine, they in fact shared that information with the world, and so we knew exactly what was coming. After that, the Biden administration mobilized a global coalition of most countries in the world to either outright oppose the invasion, or in the case of countries like India, to remain neutral, even when a longtime supporter and friend in Russia was involved. So the Biden administration did a wondrous job to support the Ukrainians and allow them to fight in the last 2 years. Now, what's important to know is right now, President Trump is essentially offering a full retreat and lay down their arms for the Ukrainians, and therefore the Americans and the Western Europeans who have so ably fought with the Ukrainians. They're essentially saying, we'll give Russia what they want, and essentially saying to any bad actor in the world that if you invade, and if you can continue to invade long enough, then the United States will say it's okay for you to take that land. And so I think it sends a tremendously bad precedent to dictators and others around the world that all you have to do is invade and keep going.